नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब आपराधिक राजधानी बनती जा रही है। इंदौर के अनलॉक होने के बाद शहर में लूट, चोरी, ठगी, ब्लैकमेलिंग, हत्या और हत्या के प्रयास समेत तमाम आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मई से जुलाई तक 12 हत्या, 28 हत्या के प्रयास, 18 बड़ी लूट और 290 चोरियों को मिलाकर 350 से अधिक वारदात हो चुकी है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस ने कार्रवाई भी की है, आरोपियों को पकड़कर सलाखों के भीतर पहुंचाया गया, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। एटीएम में छेड़छाड़ करके हरियाणा का मेवात गैंग लाखों रुपए निकालकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। ताजा मामला विजयनगर का है, जहां पुलिस ने ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो बुजुर्गों को निशाना बना रही थी। बबल बंटी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक युवती सोशल मीडिया के जरिए बुजुर्गों का प्रोफाइल खंगालती, उससे जुड़ती, फिर उसके साथ घूमने की कोशिश करती। इस दौरान उसका साथी वीडियो बनाकर बुजुर्ग को ब्लैकमेल करने लगता। इस तरह की ठगी पुलिस के लिए नहीं थी। फिलहाल अभी इनका एक साथी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस तरह के अपराध यह बता रहे हैं कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लगाम लगाना जरूरी है और इसीलिए लगातार मध्य प्रदेश पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और आखिर कम कैसे होगा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी एहतियाब शेख। एहतियाब, ओवर टू यू। जा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि इंदौर की सुरक्षा कितनी है, इंदौर कितना सुरक्षित है। इंदौर शहर के अंदर अगर हम देखें तो अनलॉक के बाद से लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है, ग्राफ लंबा होता जा रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पीआई एआर शेख साहब मेरे साथ में जुड़े हैं। माया पांडे जी जो कि काउंसलर सामाजिक कार्यकर्ता है वो मेरे साथ जुड़ी है, और राज्यवर्धन शांडिल्य साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ जुड़ी है। प्रोग्राम शुरू करें इससे पहले मैं अपने गेस्ट से गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी तरह उसे थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, जिस किसी का भी टेलीविजन ऑन है उसे म्यूट कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं पीआई साहब आप ही से रिएक्शन लेना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताइए सर, क्या हो गया है हमारे शहर को शांति का टापू कहा जाता है। इस अनलॉक के बाद से हालात इस तरह दिख रहे हैं कि क्राइम का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। शेख साहब। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर की धार्मिक, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, जांबाज, धैर्यशील जनता को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा इसके लिए जगह जगह पुलिस को में बढ़ोतरी करना चाहिए। निगरानी विभाग जो अपराधी प्रवृत्ति से है उनको सतत उनके ऊपर निगरानी रखना चाहिए। चोरी जनसंख्या के जो हिसाब है इंदौर की 30 लाख के ऊपर है, लेकिन पुलिस जनसंख्या इंदौर की महज पुलिस वाले 5500 हैं, अधिकारी से कम। ऐसे समय में पुलिस की भर्ती करके हर थानों पे पर्याप्त बल देना चाहिए तथा अधिक से अधिक गश्त लगाना चाहिए, करना चाहिए, और जो चोर है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके ऊपर निगरानी रखना चाहिए, तो अपराधों पे अंकुश लग सकता है। शामिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्राइम रिपोर्टिंग हम करते हैं और लगातार देख रहे हैं कि अनलॉक के बाद से जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं बहुत विकट होती जा रही हैं। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर लूट की बात करें, वाहन चोरी की बात करें, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें, तो ये गिनती और फहरिस्त लंबी होती जा रही है। क्या कारण देख रहे हैं सर, अनलॉक के बाद में इस तरह की स्थितियां क्यों हो गई सर? तो ये
आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क शार्दुल साहब से नहीं हो पा रहा है। माया जी, आप मुझे बताइए कि आपको क्या स्थिति दिख रही है, क्या कारण देख रही हैं आपकी, जिस तरीके से इंदौर शहर जिसको शांति का टापू कहा जाता था, आज आपराधिक फहरिस्त लंबी होती जा रही है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, उस तरीके से लोगों में कहीं न कहीं एक डर का माहौल पैदा हुआ है कि अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। जो लोग रोज कुआं खोदते थे, रोज जिनका घर चूल्हा जलता था, उसी प्रकार से आज की तारीख में अगर हम देखें तो मजदूर जो है कहीं न कहीं पलायन कर रहे हैं, और पलायन करने का नतीजा ये है कि शहर में ही नहीं गाँव में भी मजदूरी मिलना मुश्किल हो रही है। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि लोग छोटी-छोटी वारदातों से अब बड़ी वारदातों पर आ गए हैं, और बड़ी वारदातें जहां हत्या, मर्डर और लूट-खसोट जैसी चीजें, और विशेष रूप से ये बुजुर्गों का निशाना बनाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग बहुत आसानी से इन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। अगर हम ये देखें कि कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, किंतु उसके बावजूद भी चोर इतने हाईटेक हो गए हैं कि वो सबसे पहले देखते हैं कि किस घर में कैमरा लगा है, सबसे पहले जाके कैमरे को कट करते हैं, टेलीफोन का वायर सबसे पहले कट करते हैं। तो जो हाईटेक जितना हम एडवांस हुए हैं, उतने ही चोरों में भी ये मान के चलिए कि चोरी करने को लेकर जिस तरीके से उन्होंने हाईटेक चीजों को अपनाया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, ये कहीं न कहीं पढ़े लिखे शातिर दिमाग हैं। क्योंकि एक इलिटरेट, पहले अगर हम देखें तो ट्राइबल एरिया के लोग जो चोरी डकैती करते थे वो इलिटरेट होते थे, किंतु आज के समय में हम जो चोर पकड़ा रहे हैं, पुलिस पकड़ भी रही है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई बीकॉम है, कोई एमकॉम है, पढ़े लिखे लोग चोरी कर रहे हैं। कहीं न कहीं बेरोजगार इकोनॉमिक क्राइसिस को आप कहीं न कहीं जिम्मेदार मान रही है मैम? इकोनॉमिक क्राइसिस को इसलिए क्योंकि कोरोना काल में जैसा हम खुद देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ी है, लोगों को काम धंधे समाप्त हो गए हैं, घरों में काम करने वाली बाइयां जो हैं, उनके घरों में भी अगर हम देखें तो रोज का चूल्हा जलाने के लिए भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे घर में काम करने वाली जो बाइयां आती थी उनको भी काम पे आने से बंद कर दिया है कि कहीं कोरोना ना फैल जाए। अब जरूर कोरोना की लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि पैसे की कमी हो गई तो अपराध करे, ये तो लॉजिक ही नहीं समझ आया। नहीं, पर सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? सिर्फ 2 टाइम का भोजन देने से तो उनकी पूर्ति नहीं हो रही है ना, सरकार को कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति करना आवश्यक है। अगर मैम आपके पास में आऊंगा, आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, मैं पहले शार्दुल साहब के पास में चलना चाहूंगा। शार्दुल साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सीधा सवाल ये है, आखिर इस शहर में इस तरह के हालात क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं? जहां जहां क्राइम रिपोर्टिंग के लिए आप और हम जाते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं वारदात होती है। इंदौर शहर के अंदर हालात ये हो गए कि लगभग हर रोज हम देखते हैं कि वाहन चोरियां होती है। जिस प्रीमाइसेस में मेरा ऑफिस है, लगभग हर हफ्ते के अंदर मुझे ये खबर आती है कि हमारे प्रीमाइसेस से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई या बाइक चोरी हो गई। क्या किस तरह के हालात हो गए सर? ये देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि समाज में बढ़ते अपराध का जो सबसे बड़ा कारण है, उस अपराध को रोकने के लिए जिस पुलिस विभाग को बनाया गया था, उसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सुन रहा हूं, दूसरी तरफ सुन रहा हूं, अपराधियों से पुलिस की साठगांठ, अपराधियों से पुलिस की साठगांठ जो है वो जग जाहिर है। आज देश में क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले पुलिस विभाग में पुलिस रिफॉर्म प्रणाली को लागू करना बेहद जरूरी है। समझिए कि मतलब लोगों की हिफाजत करने के लिए डाकू के रूप में, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग एक जैसे हैं, बट कुछ लोगों के वजह से विभाग जो है ये दागदार हो रहा है और इसकी विश्वसनीयता काटना चाहूंगा, क्योंकि आपने और मैंने भी कई बार रिपोर्ट किया है, इंदौर पुलिस ने बड़े बड़े मामले क्रैकडाउन किए हैं। बड़े मामलों में अगर हम कहें, बांग्लादेश से जो बच्चियां थी उनका मामला क्रैकडाउन किया था, हनी ट्रैप के मामले की बात करते हैं, बड़ा क्रैकडाउन किया था, उसके अलावा कई सारी वारदातों के ऊपर क्रैकडाउन किया। लेकिन अभी जिस तरीके से टीआई साहब बता रहे थे, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पुलिस बहुत कम है हमारे पास? हाँ, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि शेख साहब ने जैसा कहा है कि आज कहीं ना कहीं पुलिस प्रणाली में, पुलिस व्यवस्था में
कांस्टेबल आरक्षकों की बहुत बड़े तादाद में कमियां हैं। इस पे सरकार जो है कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही है, विभाग जो है इस पे जागरूक नहीं है, इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। आरक्षकों से कई सारे काम दिए जाते हैं, उनसे तमाम सारे काम दिए जाते हैं, जिससे कि थाने में बल की संख्या कम देखने को मिलती है। सर, आप मानते हैं कि पुलिस पे स्ट्रेस में रहती है? लगता है आपको कि पुलिस स्ट्रेस में है? नहीं, मैं इस चीज से कतई सहमत नहीं हूं। चलिए, मैं रिएक्शन टीआई साहब से ले लेता हूं। सर, टीआई साहब, आपने कहा कि पुलिस बल कम है, पुलिस के ऊपर लगातार 24 घंटे काम करने का प्रेशर रहता है। क्या ये कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं कि अपराधी छूट रहे हैं? सर, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ऐसे प्रकरण जिसमें 7 साल से कम की सजा है, पुलिस को उसको नोटिस, धारा 41 के नोटिस पे छोड़ना पड़ता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। सर, मुझे आप अपनी पुलिस प्रणाली के हिसाब से मुझे ये समझाइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आज का जो सिस्टम हो गया है, कोई फरियादी पुलिस के पास पहुंचता है, अब तो सिस्टम हो गया है, EFIR का भी सिस्टम आ गया है। क्या पुलिस एक्शन ले रही है? हाँ, पुलिस तो एक्शन लेगी। पुलिस के ऊपर आरोप तो हर कोई लगा देता है, लेकिन वो सत्य नहीं होते, अधिकांश सत्य नहीं होते। हाँ, कुछ आरोप सत्य हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। ये कहना कि पुलिस अपराधियों से मिली है, मैं इस बात को झूठ समझता हूं। कभी कभी ऐसा हो सकता है। जी, मैं मानता हूं। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था जी, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, मैडम कह रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। सर, महिलाओं के खिलाफ अपराध होना कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण है? महिला अपराधों में हम देखें तो लगातार आरोपी पकड़ने में आते हैं, लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। इसके लिए क्या क्रैकडाउन करने के लिए, जिस तरीके से अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दी गई है, फास्ट ट्रैक फटाफट फैसला होता है, तुरंत सजा का प्रावधान हो जाता है, इस तरह के हालात को रोकने के लिए पुलिस के पास में क्या 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 तरीका है? सर, कौन से तरीके अपना रही है पुलिस? सर, पुलिस को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सतर्क करने के लिए एक अलग से टीम बनाई जाए और हर गली मोहल्ले में जाके महिलाओं को सचेत किया जाए कि अगर तुम्हारे से कोई अपराध होता है तुम्हारे खिलाफ, तो तुम उसकी रिपोर्ट हमें दो और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है। कई बार तो ऐसे महिलाएं अपने रिपोर्ट नहीं करती कि उनकी बेइज्जती हो, इस कारण से अपराधियों की और हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं का कार्यक्रम मेरे सामने आए हैं जबकि पुलिस ने बच्चों की भी काउंसलिंग की है, और माया मैम शायद आप इस बात से इनकार नहीं करेंगी, क्योंकि काउंसलिंग बच्चियों की भी की जाती है कि गुड टच और बैड टच क्या है, इसके लिए बाकायदा वर्कशॉप्स हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोशिश तो हो रही है कि हम अपराधों को रोकें। लेकिन जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया था, मैं ये कह रहा हूं कि सर, आजकल तो अपराधी भी हाईटेक हो गए हैं। मैडम कह रही है कि जिस तरीके से आज पढ़े लिखे युवक जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं अपराधों के अंदर, इनको रोकने के लिए, इनको काउंसिल करने के लिए माया मैडम के क्या सजेशन रहेंगे, मैं उनसे जरूर समझूंगा। लेकिन आपका एक लाइनर समझना चाहता हूं कि सर क्या है, कैसे ये युवाओं को इस अपराध की तरफ जाने से रोका जाए? सर, लोगों को जागृत करना बहुत जरूरी है। पुलिस को जगह जगह नुक्कड़ सभाएं लेना चाहिए और हर नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों से मीटिंग लेके उनमें मोहल्ले की बुजुर्ग, यंग लेडियों को, बच्चों को बुला के एक अलग से बातचीत करना चाहिए, उनसे उनकी समस्या समझना चाहिए। और ये कोई थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, ये जाके इसका निराकरण करना चाहिए। सर, टीआई साहब, आपकी बात समझी। मैंने माया मैडम के पास चलता हूं। माया मैम, आप बता रही है कि जिस तरीके से काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, काउंसलिंग के अलावा हमने देखा है कि गुंडा अभियान भी चलाया जाता है, डंडे चलाए जाते हैं, बुलडोजर चलाए जाते हैं, निश्चित रूप से पुलिस का काम होता है। लेकिन अब जो ये हाईटेक जो अपराधी आ रहे हैं, आरोपी आ रहे हैं, इन आरोपियों से टैकल करने के लिए आम जनता किस तरीके से सचेत रहे ताकि वारदात होने के पहले ही सचेत होया जा सके? बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने काउंसलिंग के बारे में बताया, मैं स्वयं एक काउंसलर रही हूं और आज भी मैं काउंसलिंग सेंटर रन कर रही हूं। अभी तक मैं जब CWC की चेयरमैन थी, तब मेरे पास 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं जिनके साथ अब्यूज हो जाते थे, वो लड़कियां मेरे पास उपस्थित होती थी और हम लोग उनकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते थे और वो लड़कियां कहीं ना कहीं सही रास्ते पर आई हैं। तो ये देखा गया है कि लड़कियों को या महिलाओं को
प्रॉपर कानून की जानकारी, प्रॉपर उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके मैम थोड़ा सा वक्त की कमी है, मैं शार्दुल साहब को ओपन करना चाहूंगा। शार्दुल साहब, काउंसलिंग इज वन पार्ट, लेकिन आपके सजेशन क्या है, हाउ टू मेक इंदौर सेफ? इंदौर सेफ कैसे होगा? इंदौर के अंदर हम बिना किसी झिझक के, डर के, खुली हवा में सांस ले पाए, आपकी तरफ से क्या पॉइंटर्स होंगे? सर थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं आपके पॉइंट से आना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से पुलिस अपना विश्वास खोते जा रही है आम लोगों के, शांडिल्य साहब, शायद आपके ऑडियो की कुछ दिक्कत है, मेरे ख्याल में नेटवर्क का कुछ इश्यू है, मैं आपका ऑडियो बराबर नहीं सुन पा रहा हूँ। एक लास्ट कमेंट टीआई सर से ले लेता हूँ। कहीं ना कहीं वन लाइनर आपसे समझना चाहूंगा, अवेयरनेस किस तरह से रहे सर, लोग किस तरीके से जागरूक हो जाए? पुलिस तो अपना काम कर रही है। सर, महिला थाना प्रभारी को हर थाने के क्षेत्र के अंतर्गत जाकर महिलाओं की काउंसलिंग करना चाहिए, उनको एक विशेष मीटिंग लेना चाहिए। चोरी के लिए समझा दीजिए, क्योंकि सर सबकी बाइक चोरी हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है सर, फरियादी खड़े रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। सर, बाइक चोरी, इंदौर में जनसंख्या जो लगभग 30 लाख से ऊपर है, लेकिन पूरे पुलिस कर्मचारी आईजी साहब से लेकर सिपाही तक मात्र 5500 है। तो हर गली मोहल्ले में हर माल पे लगाना पुलिस संभव नहीं है, इसलिए पुलिस की पर्याप्त बढ़ोतरी होना चाहिए। पुलिस विभाग में बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि टीआई साहब का ये कहना है कि जरूरी है कि लोग ज्यादा हो। मैडम, एक लाइन के अंदर लोग किस तरह अवेयर हो जाए ताकि इस तरह की घटनाओं के पहले सचेत हो जाए? बिल्कुल, महिलाओं के बीच में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोगों को स्लम एरियाज में, कॉलोनी में, रहवासी संघों में जाकर एक मीटिंग हर माह फिक्स करनी होगी, जहां पर हम सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस विभाग और यहाँ तक कि मैं चाहूंगी कि कोई विधि का विशेषज्ञ भी अगर साथ में उपस्थित हो, तो एक छोटे छोटे वर्कशॉप्स हम लोग करें 2-2 घंटे के, जिससे महिलाओं को हम लोग पूरी तरह से अवेयर कर पाए कि आप लोग अपनी स्वयं की सुरक्षा किस तरीके से कर सकती हैं। इंदौर शहर का नाम पहले जाना जाता था मिनी मुंबई के रूप में, लेकिन अब इस इंदौर शहर ने अपनी देश में पहचान बनाई है, और आप, हम सब और इंदौर के बाशिंदे इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हम एक और पहचान बनाए कि एक सुरक्षित इंदौर बने। उसके लिए हमें जागरूक होना होगा, हमें अपने आप में सचेत होना होगा, और पुलिस की जितनी भी बल है उसी के हिसाब से हमें अपनी चीजों को भी संभाल कर रखना होगा। ये बहुत